मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे काउंटिंग का काउंटडाउन और इस पर हम बात करेंगे। लेकिन दरअसल हम देख रहे हैं 10 तारीख कल है और 10 तारीख से पहले भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों की बात करें, दोनों में जोश भी है, अपने अपने जीत का दावा भी है। लेकिन इस जीत के दावे में बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा भी दिखाई देगा। यह भी दिखाई देगा कि पता नहीं क्या क्या होने वाला। कहा तो यह जा रहा है कि बीजेपी अपनी तैयारी में है, कांग्रेस अपनी तैयारी में है। लेकिन 10 तारीख को जब हम आपके साथ बात कर रहे होंगे तो फिर यह भी बता रहे होंगे कि आखिर कौन कहां, क्योंकि सुबह से सबसे पहले यदि हम होंगे तो हमारा भी काउंटडाउन शुरू हो गया। एनडी 24 का भी सबसे पहले खबर लेकर हम होंगे, हर सटीक नतीजे के साथ हम आपके साथ होंगे। लेकिन इस बीच बात यही है कि मतगणना का जो काउंटडाउन शुरू हो रहा है उसको लेकर अब क्या तैयारियां हैं। हम बात इस पर भी करेंगे कि अलग अलग लोग, अलग अलग प्रत्याशी किस तरह से अपने गुणा भाग में लगे हैं, या पार्टियों की बात करें वो किस तरह से गुणा भाग में लगी। क्योंकि एग्जिट पोल आने के बाद से दोनों ही दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। इससे पहले भी दोनों कह रहे थे कि 28 हम जीतेंगे, 28 हम जीतेंगे। लेकिन जब एग्जिट पोल सामने आया तो फिर यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही। लेकिन 10 नवंबर को होगा क्या, तो हम उसमें फिर समझने का प्रयास करेंगे। हमारे संवाददाताओं के साथ हम मिलेंगे, बात करेंगे। और क्या कहा बीजेपी और कांग्रेस ने, जरा सुनिएगा। तो मुझे तो ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी संख्या में, और हम 28 की 28 सीटें जीतेंगे। तो मुझे तो ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी संख्या में, और हम 28 की 28 सीटें जीतेंगे। हम दावे से कहते हैं 20 सीट से ऊपर कांग्रेस 100% जीतेगी। कौन कौन सी सीट की बात करें, सीट के नाम बताता हूं। हम दावे से कहते हैं 20 सीट से ऊपर कांग्रेस 100% जीतेगी। कौन कौन सी सीट की बात करें, सीट के नाम बताता हूं। चलिए, तो खुद कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम दावे से कहते हैं कि 20 सीट से ज्यादा कांग्रेस जीतेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम तो 28 की 28 जीतेंगे। पर चलिए शुरुआत करते हैं हाटपिपलिया से। हाटपिपलिया में मनोज चौधरी और दूसरे हमारे सामने प्रत्याशी कांग्रेस के भी हैं। तो दोनों के बीच में किस तरह की टक्कर रही राजवीर सिंह और मनोज चौधरी के बीच में, तो समझ लेते एहतेशाम से। एहतेशाम इस वक्त वहां मौजूद है जहां काउंटिंग होगी। एहतेशाम, क्या कहेंगे, काउंटिंग की काउंटडाउन शुरू हो गया? काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और अगर हम बात करें तो अब इस समय तक, यानी कि कल 10:30 बजे तक काफी तस्वीरें जो है साफ दिखाई देगी। मध्य प्रदेश की जो 28 सीटों पे उपचुनाव हुए थे 3 नवंबर को, और अब जो है कल मतगणना होना, उसको लेकर साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ दिखाई देगी। और जिस तरह से अभी हमारे दर्शकों ने सुना और देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कहा और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने क्या कहा, दोनों ने ही अपनी अपनी जीत का जो है दावा यहाँ पर पेश करते हुए जो है नजर आए। लेकिन हम बात करें देवास की हाटपिपलिया विधानसभा की, तो यहाँ पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से मनोज चौधरी है। ये वही मनोज चौधरी है जो कांग्रेस से यहाँ पर विधायक थे और जिनके इस्तीफा देने के बाद ही जो है उपचुनाव की स्थिति यहाँ बनी है। तो दूसरी तरफ जो है कांग्रेस से पूर्व जो विधायक है राजेंद्र सिंह बघेल, उनके पुत्र जो है राजवीर सिंह बघेल सामने हैं। तो बात अगर की जाए, समीकरणों की बात भी यहाँ लगातार की जा रही है। एग्जिट पोल की जिस तरह से मनोज जी अभी आपने जिक्र किया था कि एग्जिट पोल तो जो है भारतीय जनता पार्टी का रुख जो बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। और बड़े नेताओं का लगातार यही बयान आ रहे हैं कि हम जो है सरकार बनाएंगे, हम वापस आएंगे, जो है बैक मारेंगे। तो अब देखना ये होगा कि अब कल सुबह 8 बजे एहतेशाम, दोनों पार्टी के अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन आपने लगातार उस हाटपिपलिया की सीट पर नजर दौड़ाई है, देखा है वहां किस तरह के मुद्दे हावी रहे। और यदि हम जनता से बात करते हैं, हम पब्लिक से बात करते हैं, आईएनडी 24 भी पब्लिक है, सब जनता के जरिए जनता के बीच में पहुंचा। मैंने खुद ने भी देखा है। लेकिन चूंकि आप बार बार हाटपिपलिया आते जाते रहेंगे, आप क्या कह रहे हैं, किस तरह का माहौल रहा था वहां पर, और अब दोनों प्रत्याशियों के क्या दावे हैं? जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से आपने कहा कि आप वहां फील्ड में पहुंचे थे, खुद भी मैं भी पहुंचा लगातार। तो जिस तरह से अगर वहां की मुद्दों की बात की जाए तो वहां की जो आमजन है या वहां के वोटर है या मतदाता है, उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकारें बदली और कई सरकारें आई गई और कई जो है बड़े दिग्गज नेता भी जो है हाटपिपलिया से जो है विधायक रहे, लेकिन यहाँ के विकास के नाम पर सड़क और पानी की जो मुख्य समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। और अभी भी अगर हम बात करें, आज दिनांक की भी बात करें, तो पानी के ड्रम
टांग कर लोगों को कई कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी और खर्च का पानी लाना पड़ रहा है। तो मनोज जी, ये मुद्दे कहीं ना कहीं हावी थे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले 15 साल जो है सरकार रह चुकी है। यहाँ से हाटपिपलिया विधानसभा से जो है पूर्व मंत्री दीपक जोशी विधायक रह चुके हैं, जिन्हें मनोज चौधरी ने हराया था, शिकस्त दी थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। और उसके बाद अब उपचुनाव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात आ रही कि 1.5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही तो विकास नहीं हुआ, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो भी विकास नहीं हुआ। तो मतदाता अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस भी करता हुआ यहाँ दिखाई दिया। और हालांकि मैं एक बात यहाँ साफ तौर पर कह दूं कि यहाँ पर जो मतदान हुआ है 83% से अधिक जो है यहाँ पर मतदान हुआ है। इसी से साफ तौर पर तस्वीर ये साफ हो गई कि बढ़ चढ़कर जो है यहाँ के मतदाताओं ने हिस्सा यहाँ जो है वोटिंग में लिया। तो अब देखना ये होगा कि अब जैसे कल सुबह 8 बजे यहाँ पर शुरुआत होगी, 14 टेबल जो है यहाँ पर लगाई गई है गिनती के लिए और 21 राउंड यहाँ पर होना है मनोज जी। उसी के बाद 8 के बाद हम बात करें 1 बजे तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि काफी हद तक जो है तस्वीर साफ भी हो जाएगी और दोपहर तक ये भी पता पड़ जाएगा कि हाटपिपलिया विधानसभा जो विधानसभा क्रमांक 172 है उसका नया विधायक कौन होगा। जी मनोज जी, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है एहतेशाम, लेकिन जैसा आप बात कर रहे थे कि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार हम देख रहे हैं चुनाव कवरेज करने के दौरान भाई सड़क पानी बिजली की बात होती रही। इन मुद्दों पर ना जाते हुए जब दोनों प्रत्याशियों से चुनाव के बाद आपकी बात हुई होगी तो कई बार चेहरे के हाव भाव और फिर उसके बाद जनता का मन ये कहने लगता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी होता है। तो वो क्या कह रहे हैं वहां के लोग? और जैसा आप कह रहे हैं कि तैयारियां बड़ी व्यापक हुई है, क्योंकि ये चुनाव बहुत अलग है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर कभी उपचुनाव नहीं हुए और इस तरह का माहौल, इस तरह का चुनाव देखने को नहीं मिला। कोरोना के दौर में ये चुनाव हुए हैं, तो और क्या कहना है लोगों का? जी निश्चित तौर पर कोरोना के दौर पर जो है ये चुनाव हुआ है। चुनाव इसलिए भी सबसे सब चुनावों से अलग भी माना जा रहा है। तो अगर हम बात करें कोरोना को लेकर जो है पहले ही जो है जिला प्रशासन ने यहाँ तैयारियां सारी कर ली थी, ताकि जो है मास्क का इस्तेमाल के साफ तौर पर हिदायत दे दी थी और आम जन को कह दिया था कि सोशल डिस्टेंस के साथ ही जो है यहाँ मतदान होगा तो उसमें हिस्सा ले। तो वो भी देखने को मिला, सैनिटाइजर भी यहाँ पे किया गया और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कोरोना काल है तो मतदान का जो परसेंट है वो काफी कम रहेगा। लेकिन हाटपिपलिया विधानसभा का मैं आपको बताना चाहूंगा मनोज जी और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि 2018 में रिकॉर्ड मतदान यहाँ 85% हुआ था और कोरोना काल में भी काफी हद तक और काफी अच्छा जो है मतदान यहाँ हुआ। 83% से अधिक जो है यहाँ पर मतदान हुआ। तो अब मतगणना पर सबकी नजरें हैं और अगर हम बात करें प्रदेश के और स्थानीय नेताओं की तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही जो है नेता अपनी अपनी जीत का दावा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप थोड़ी तस्वीर दिखाई है एहतेशाम, पीछे किस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही है? फिर मैं आपके बाद शिवनराग पटेरिया जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनके पास जाऊंगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। देखिए मनोज जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किस तरह से आपको साफ तौर पर यहाँ पर स्ट्रांग रूम की तस्वीरें जो है टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं और आप देखेंगे सशस्त्र बल भी जो है यहाँ पर लगातार 24 घंटे जो है यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद है। और अगर जिला प्रशासन के आला अधिकारी की बात करें तो कई कई घंटों में वो लगातार यहाँ आ रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आप देखेंगे साफ तौर पर कि ये तमाम नजारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर तैयारी जो है कल के अंतिम चरण में दिखाई दे रही है। और अब जो है कल सुबह जो है मतगणना यहाँ होगी, उसी को लेकर जो है यहाँ पर प्रवेश अधिकारी कर्मचारी का एक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है और कार्ड धारकों को यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो मनोज जी, अब जिस तरह से अगर हम बात करें तो अब कल सुबह की जो है चलिए कल सुबह एहतेशाम आपसे पुनः मुलाकात होगी, लेकिन इस बीच में हम आते जाते रहेंगे और फिर हम कहेंगे दर्शकों से यदि सटीक विवरण आपको देखना है, खबरों को देखना है और सबसे पहले चूंकि 28 सीटों पर जाने वाला सिर्फ और सिर्फ IND24 चैनल है तो हर खबर हर गणना आपके सामने होगी। एहतेशाम बहुत बहुत धन्यवाद। शिवनराग पटेरिया जी जोड़े मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। पटेरिया साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और काउंटडाउन शुरू हो गया। धड़कनें लगातार बढ़ रही होंगी बीजेपी और कांग्रेस की, पर इस बीच में दावे हैं, एग्जिट पोल है, और आपका पोल क्या कह रहा है? देखिए मनोज जी, मेरा पोल बड़ा साफ तरीके से कह रहा है कि कांग्रेस की बात करें तो 10 से 12-13 सीटों के आसपास तक कांग्रेस आ सकती है और 16 से 18 सीटों के बीच में, तो 15 भी आप कर सकते हैं, के बीच में भारतीय जनता पार्टी रह सकती है। दरअसल जिस तरह का बिकाऊ खरीदार, टिकाऊ गद्दार बनाम वफादार उस मुद्दा उठा, वो कांग्रेस के मुद्दे से जाके आम आदमी का मुद्दा ज्यादा हो गया और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा अगर कहीं उठाना पड़ेगा वो चंबल वाले इलाके में उठाना पड़ेगा और उसके बाद में ग्वालियर क्षेत्र में। तो अब उसकी खाना पूर्ति कहाँ से करते हैं
ये बहुत अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सेटबैक डेंट अगर कहीं लगेगा तो ग्वालियर चंबल संभागों में लगेगा। जी जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि मैंने भी खुद देखा है वहां जाकर और ये नजर भी आ रहा था। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि यदि जैसा आप संख्या बल बता रहे हैं उस आधार पर भी कांग्रेस आती है तो क्या ये माना जाए कि मतदाता के मन में कुछ और भी चल रहा था? देखिए, निश्चित तौर पर मतदाता सब चीजों के बारे में सोचता है। मत अकेला सिर्फ किसी एक कारण देता है। जिस तरह वोट और बेटी के रिश्ते के बारे में कहा जाता है कि 100 चीज, परंपरा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते बेटी का रिश्ता किया है। तो वोट भी उतना ही अहम होता है आम आदमी के लिए, आम मतदाता के लिए। दरअसल जिस तरह का घटनाक्रम पिछले दिनों मार्च के महीने में हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने एक संदेश देने की कोशिश की कि आपके साथ धोखा हुआ, आपके वोट को बेचा गया है। और दिग्विजय सिंह ने हर वोट के मतदाता का एक मत मूल्य जारी किया था कि इतना पैसा आपको मिलना चाहिए। तो उन सारी चीजों ने मतदाता के मन में एक असर दिया है। उसे लगा है कि उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं मिलती है तो संघ और संगठन के कारण और शिवराज जी की आम आदमी की छवि के कारण से। लेकिन इसमें कौन सी चीजें ज्यादा असरकारी होती हैं ये कल आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको साफ कह दूं, भले ही आम आदमी की मनोदशा इस चीज को लेकर बहुत प्रतिकूल हो बीजेपी के, लेकिन कहते हैं ना, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसके पास होता है वहां पानी इकट्ठा हो जाता है, बाकी नदी नालों में बह जाता है। तो भाजपा के पास संगठन है, संघ है और शिवराज है, और कांग्रेस के पास सिर्फ कमलनाथ थे चेहरे के तौर पर। तो अब देखिए क्या होता है, क्योंकि कई बार मत पेटियों में वह निकलता है, ईवीएम में वह निकलता है जो हम सोच ही नहीं पाते हैं। जी जी जी, बहुत दिलचस्प आपने बात कही है और यही तो चुनाव है, यही प्रजातंत्र है कि मतदाता को आप माप सकते हैं लेकिन नाप नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन मैं चाहूंगा कि यदि 5-7 मिनट और आप जुड़े रहे तो मैं अभी सावेर चल रहा हूं, सावेर से मेरे साथ भरत जोड़ रहे हैं। भरत, किस तरह की तैयारियां हैं सावेर में? और दूसरी बात यह है कि बहुत ही दिलचस्प चुनाव है सावेर का, क्योंकि तुलसी सिलावट के बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ प्रेमचंद गुड्डू कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, बीजेपी में गए, कांग्रेस में आए और उनके आने से बहुत ही जोरदार टक्कर हुई है। लेकिन अब क्या तैयारियां हैं काउंटिंग की? भरत, चलिए भरत, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। कल दोनों ही प्रत्याशियों के मतदान को लेकर के जो है, मनोज जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल जो मतदान की गणना होना है, दोनों ही प्रत्याशियों का भविष्य क्योंकि निर्भर है कल के मतदान के ऊपर, गणना के ऊपर। हाल ही में अगर बात की जाए तो क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू और तुलसी सिलावट दोनों ही एक समय कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, दोनों ही सामने चुनाव सीटों से जीते, लेकिन इस बार काफी विपरीत परिस्थितियों में, जहां फिर दोबारा प्रेमचंद गुड्डू लौट करके आए तो वहीं तुलसी सिलावट की अगर बात की जाए तो वो भाजपा प्रत्याशी के रूप में लड़े हैं। मतदान को लेकर के यहाँ सावेर की जनता चुप थी, क्योंकि जो मतदाता थे वो एक बार वापस चुनाव में चुप थे। 2018 की भी अगर बात की जाए तो 18 में भी जो जनादेश सामने आया था जिस तरह से कांग्रेस के रूप में, शुरू से ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं तुलसी सिलावट इस बार बाजी मार पाएंगे। 2018 के उपचुनाव में उन्होंने करके भी दिखाया था। लेकिन इस बार जो कार्यकर्ता, अगर बात की जाए बीजेपी के, तो तमाम बड़े नेता, बड़ी हस्तियां, बड़े चेहरे सावेर सीट के ऊपर काफी महत्व दे रहे थे। खुद अगर प्रदेश के मुखिया की बात की जाए तो मुखिया ने भी तकरीबन 3 से 4 जोड़े सावेर सीट के लिए किए थे। लेकिन सावेर की अगर सबसे बात की जाए तो जो तेंदिया चाऊ और जो आसपास का जो ग्रामीण इलाका है वो कहीं ना कहीं डैमेज करने वाला है बीजेपी को लेकर। तो खासतौर पर इसीलिए जो यात्रा है वो शिवराज सिंह चौहान जी ने वहां पर निकाली गई थी। कांग्रेस के लिए काफी गदावर और काफी वहां के जो मतदाता है वो काफी गदावर माने जाते हैं। वहां पर क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा वो कुछ अलग ही होगा, क्योंकि इस बार की अगर मतदान की गणना की अगर बात की जाए तो 78.1% जो मतदान हुआ है। हालांकि पिछले चुनाव से 2% कम मतदान है, लेकिन फिर भी दोनों में आपसी काफी महत्वपूर्ण जोरदार टक्कर रहेगी, क्योंकि सावेर सीट के लिए ये भी कहा जाता है कि दोनों ही जब भी इस सावेर सीट पर जब भी चुनाव हुए हैं तो वहाँ 3 से 4 हजार वोटिंग के बीच में ही दोनों प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। इस बार मतदान भी कम है, लेकिन
जिस तरह की तैयारियां बीजेपी द्वारा की गई थी वो काफी जमीनी स्तर पर उन्होंने जो है तैयारियां की थी। जो जनसंपर्क था वो किया था। हम खुद देख रहे थे कि तुलसी सिलावट जो है तैयारियां क्या है भरत? फिलहाल अगर बात की जाए तो क्योंकि सभी यहाँ की जो मशीनें हैं वो नेहरू स्टेडियम में रखाई गई है, नेहरू स्टेडियम में ही यहाँ पर जो है गणना होना है। साथ ही साथ अगर बात की जाए क्योंकि गोवा पुलिस का भी एक फोर्स यहाँ पर तैनात है, बाहर की जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो यहाँ पर बुलाई गई है। अंदर जाने की अनुमति को अगर लेकर के बात की जाए तो जो प्रत्याशियों के साथ जिनके जनसंपर्क द्वारा आधार आई कार्ड दिए गए वो ही प्रत्याशी के जो कार्यालय कार्यकर्ता वो अंदर वहां पर रहेंगे। मौजूद गणना के दौरान वो बनाई जाएगी। साथ ही साथ मीडिया का भी प्रवेश है, लेकिन कड़े सुरक्षा के इंतजाम है। प्रशासन किसी भी तरह का, क्योंकि कांग्रेस उपचुनाव के दिन भी देखने को मिला था कि कई ऐसी सीटें थी जहाँ पर वाद विवाद बढ़ रहा था। खुद प्रेमचंद गुड्डू जो है बिल्कुल कई बार उन्होंने शिकायत कराई। बहुत बहुत धन्यवाद भरत, आप मेरे साथ जुड़े। अनिल के पास चलूंगा, ग्वालियर से हमारे व्यूअरशिप जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कहेंगे, क्योंकि सबसे दिलचस्प कहीं चुनाव दिखाई दे रहा है और फिर बार बार हम कहते रहे कि सत्ता की चाबी इस बार आपके हाथ में, यानी ग्वालियर चंबल के हाथ में है। क्या तैयारियां हैं और जिन 16 सीटों पर चुनाव हुए हैं वहां को लेकर आप क्या कहेंगे? चलिए अनिल से भी हम बात करेंगे। शिवनाथ पटेलिया साहब जुड़े हैं मेरे साथ। सर आप देख रहे थे, सावेर से भी हमारे संवाददाता जुड़े थे और दूसरा आपने सुना होगा कि हट पिपलिया से भी काफी संवाददाताओं से चर्चा लगातार जारी है। लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि ये चुनाव बहुत अलग है और मतपेटी में क्या हुआ ये तो मतदाता ही जानता है। आप और हम सब कयास लगा सकते हैं, एग्जैक्ट पोल सामने है, कई दफा एग्जैक्ट पोल भी झूठे साबित हुए हैं, या यूं कहे कि जो कहा जाना चाहिए, जिस तरह की उम्मीद की जाना चाहिए वो संख्या दिखाई नहीं दी है। लेकिन जो एग्जैक्ट पोल सामने आए हैं उसमें सभी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है। पर क्या आपको अभी भी कहीं कुछ लग रहा है कि ये चुनाव वास्तव में बहुत अलग था और परिणाम कुछ और भी हो सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कुल मिला के एज ए ट्रेंड जिस तरह का दिखाई दे रहा है उसी सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। उसके पीछे मेरा एक अपना पर्सनल कैलकुलेशन है। दरअसल 2003, 2008, 2013 और 2018 में भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है, यानी 100 में से कितने प्रत्याशी उनके जीते, वो 64% है। वहीं कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो 35-36% के आसपास बैठता है। दूसरा बड़ी वोट जो परसेंटेज देखा जाए देखे 4 चुनाव का, तो 41 पॉइंट समथिंग भाजपा के साथ और 35% के आसपास कांग्रेस के पास है। यानी पिछले 4 चुनाव में जो मत प्रतिशत है और स्ट्राइक रेट है वो भाजपा का सदैव ज्यादा रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा वैसा ही होगा, लेकिन चीजें वैसे ही आसपास होती। ग्रामीण मतदाता अक्सर प्रतिबद्ध होता है, शहरी मतदाता हमेशा चीजों में बदलता रहता है। देखिए गांव में आपको अच्छी तरह से, मनोज जी, हम आप सब गांव से जुड़े लोग हैं जी, घर तय होते हैं कि बीजेपी का घर है, ये बीजेपी का गांव है, बीजेपी का है, या कांग्रेस का है, ये वामपंथियों का है, ये बीजेपी का है। जातियां भी दलों के आधार पर बटी हुई दिखाई देती हैं। जैसे एससी वोट में अगर देखा जाए तो एससी बीएसपी के साथ हमेशा ट्रेंड सेटर के तौर पर रहती है, यानी निर्णायक के तौर पर आगे बढ़ती है। और उसमें भी जाटव जो मतदाता है वो बीएसपी के साथ ज्यादा दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे साथ आप जुड़े और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और मैं सीधे चलूंगा इस वक्त ग्वालियर अनिल के पास। अनिल, 16 सीटें वही है और इस बार सत्ता की चाबी आपके पास है, ग्वालियर के पास है। क्या तैयारियां हैं और क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो लगभग ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटें आती हैं। 16 सीटों में लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद संपन्न भी अच्छी तरीके से, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में अगर मुरैना की बात की जाए तो ग्वालियर से मुरैना में रुपया थोड़ी सी विवाद सामने आए थे। लेकिन अगर नतीजे की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं और दोनों ही तो दोनों ही बढ़त पा रही है। लेकिन ग्वालियर की हम 3 सीटों की बात करें तो ग्वालियर 3 सीटों में भाजपा जो है वो बढ़त पाने की उम्मीद जताई जा रही है। जो जनता ने जो मत दिया है अपना, वो केवल भाजपा को दिया है और कांग्रेस को भी दिया गया है। लेकिन अब ये है कि जो आगामी मंगलवार को जब पेटियां खोली जाएंगी और जब मतगणना होगी उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किसकी जीत सुनिश्चित की गई है।
लेकिन दावे सबके अपने अपने हैं। एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा है, पर एग्जिट पोल में यह भी दिखाई दे रहा है कि चंबल ग्वालियर से जिस तरह की उम्मीद है बीजेपी लगाकर बैठी है, वो कहीं एग्जिट पोल में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। क्या इसी तरह की बातें वहां सुनाई में दे रही है? क्योंकि आप भी लगातार सीटों को देखे होंगे, हम भी आए थे, आप भी गए हैं कई सीटों पर, तो क्या दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अपन बात करें बीजेपी के एग्जिट पोल की, तो उन्होंने जिस तरीके से 16 सीटें जो चंबल संभाग की है उनमें जीत की बात कही है, लेकिन वहीं कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो भी पूरी 28 सीटों पे जीत हासिल करेगी। लेकिन अगर लोगों की बात करें तो लोगों ने दोनों ही पार्टियों सबसे ज्यादा लेकिन भाजपा को जो है वो लाइक किया है और उनको ही वोट किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा की बढ़त हो सकती है। संभव जब ये मंगलवार को जब पेटियां खोली जाएंगी 10 तारीख को, तो और स्पष्ट हो सकेगा। जी, लेकिन अनिल, किस तरह की तैयारियां हैं? क्या चूंकि सबसे ज्यादा कई ऐसी सीटें रही जो बड़ी सेंसिटिव रही है, जिन पर खासकर सुमावाली की हम बात कर ले या आपके मेहगांव की बात कर ले, अब जब काउंटिंग होगी तो हर तरह की संभावनाओं से वहां इंकार नहीं किया जा सकता जो दिखाई दिया था। तो क्या प्रशासन ने उस तरह की तैयारियां कर ली है? बिल्कुल, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं और पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। या अपन जिला प्रशासन कहते हैं कि उन्होंने भी प्रशासनिक टीमें हैं उनको लगा रखा है और खास करके सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो जहाँ स्ट्रोक रूम है वहाँ पर भी उन्होंने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। और आगामी जिस तरीके से जो सुमावली की बात करें या मेहताब की बात करें तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल आपका। इस समय हम सागर चलेंगे और सागर से हर्षित मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि सुरखी विधानसभा है जहां गोविंद राजपूत और पारुल साहू के बीच में टक्कर होना है। ये सब वो विधानसभा है जहां सबसे ज्यादा नजर लगी हुई है। हर्षित, किस तरह की तैयारियां हैं मतगणना को लेकर? सर बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बताया जो कि कल सुबह 7-8 बजे से मतगणना शुरू होनी है, तो प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली जा चुकी हैं। सभी के जो जितने भी कर्मचारी वगैरह हैं या जो अधिकारी हैं उनके कार्ड जारी किए गए हैं। और यहाँ पे आपको बताएं, यहाँ पे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो मोबाइल, धूम्रपान जैसी गुटखा हो या सिगरेट हो या किसी भी प्रकार की छुरी या नुकीली चीज हो या प्रतिबंधित चीज ले जाने से लिए वर्जित है। वहां पे पूरी निगरानी की जाएगी, वीडियोग्राफी भी की जाएगी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आपको बताएं जो कि सुर्खी जिसका नाम विधानसभा का, तो ये काफी सुर्खियों में भी रही है, क्योंकि यहाँ से जो दोनों प्रत्याशी हैं वो दोनों ने दल बदले हैं। जो भाजपा में थे वो कांग्रेस में हैं और जो कांग्रेस से थे वो भाजपा में है। और यहाँ पे गोविंद सिंह और पारुल साहू के बीच मुकाबला हुआ था। तो यहाँ पे 72% वोटिंग हुआ है 3 तारीख को। उसके बाद से जो कल नतीजे आने हैं तो 22 राउंड में पूरी जो है मतगणना की जाने की बात कही जा रही है। और प्रशासन द्वारा जितने भी सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किए जा चुके हैं। जी चलिए, आप बने रहिए। सीधे सागर से आगर चल देते हैं और आगर भी बड़ा दिलचस्प है। आगर में 2 युवा नेता सामने हैं और दोनों युवा नेताओं को कहकर देखकर हमारे संवाददाता क्या कह रहे हैं, इस समय चलता हूं मैं कारपेंटर के पास। क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं चुनाव की, खासकर मतगणना की, और मतगणना से पहले किस तरह की चर्चा है? देखिए, आपने जिस तरह से बताया अभी कि 2 युवा हैं, वास्तविकता में यही है कि दोनों युवा हैं आगर में इस समय भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और जिस तरह से हम मतगणना की बात करें तो निर्वाचन विभाग ने यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में सारी व्यवस्था जमाई है। जो 333 जगह पे मतदान हुए थे वो सारी मशीनें अब यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में कैद हैं और प्रशासन द्वारा 14 टेबल की व्यवस्था की गई है। इन 14 टेबल को 2 अलग अलग रूम में रखा गया है, साथ एक रूम में रहेंगी। और एक टेबल पर 3 अधिकारी रहेंगे जो मतगणना को पूरा देखेंगे और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसी तरह से पूरी प्रक्रिया को सीसीटीवी कैमरे में और वीडियोग्राफी के माध्यम से भी कैप्चर किया जाएगा, ताकि कहीं कोई ऐसी विवादास्पद स्थिति बने तो वो सारे रिकॉर्ड मौजूद रहे। मनोज बिल्कुल प्रमोद, लेकिन जो दोनों युवा है ऊर्जावान है और हमें लग रहा है किसी ने अपनी ऊर्जा दिखाने में कसर नहीं छोड़ी है। मनोज को समय कम मिला है, लेकिन दूसरे जो आपके कांग्रेस के युवा थे वो लगातार जनता के बीच में रहे। क्या कह रहा है वहां का नजारा, क्या कह रहा है वहां जनता का मन, क्योंकि एग्जिट पोल बहुत कुछ कह रहे हैं? नहीं, देखिए, जहां तक हम जनता की बात करें तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आगर का मुकाबला बड़ा रोचक है, जैसे कि आप भी यहाँ आए थे और आपने भी यहाँ पर लोगों से बात की थी, तो काफी रोचक मुकाबला है। यहाँ ये तय नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस परचम लहराएगी या भाजपा को जीत हासिल होगी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो युवा हैं और युवाओं की जो बात हुई है, तो आगर मालवा में पिछली विधानसभा में जो चुनाव हुए थे उससे अभी 6 से 7 हजार वोट बढ़े हैं।
और ये सारे वोट युवाओं के ही बड़े हैं। तो निश्चित रूप से ये युवा किस तरफ जाते हैं, क्योंकि जीत और हार का परिणाम भी 7,000 वोट अगर जो नए आए हैं उससे तय होता है, तो निश्चित रूप से युवाओं को वोट देंगे और किस तरफ परिणाम जाएंगे ये कल ही पता चलेगा। मगर यहाँ जोश है, जहां तक हम बात करें कांग्रेस और भाजपा की, तो दोनों जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपने अपने टिप्पणी लिख रहे हैं, और एक तरफ जहां कांग्रेस हार मारने को तैयार नहीं है, तो भाजपा भी अपने जीत के दावे कर रही है। चलिए प्रमोद, आप भी जोश में बने रहिए, और आपका जोश तो वैसे भी कम नहीं होता है, मैंने देखा है फील्ड में, तो अपना जोश बरकरार रखिएगा। और दो युवा जोश के साथ कल आपका जोश फिर हमारे साथ रहेगा, और हम सब मिलकर एक नया इतिहास रचने वाले हैं और दिखाएंगे पल पल की खबर IND24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सीधे चलते हैं, इस मरवाही में भी कल गिनती होना है छत्तीसगढ़ की तरफ। शशिकांत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शशिकांत, किस तरह की तैयारियां हैं मरवाही को लेकर? जी देखिए, मरवाही उपचुनाव को लेकर कल जो है मतगणना होनी है। मतगणना पर जो है सभी की जो है निगाहें टिकी हुई है। कल जो है सुबह जो है मतगणना की तैयारी जो है पूरी निर्वाचन आयोग ने कर ली है। जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला यहाँ होना है, सीधा मुकाबला यहाँ था, लेकिन जिस तरह से यहाँ कल जो है नतीजे घोषित किए जाएंगे, उसको कल दोपहर तक जो है जो रिजल्ट है वो आ जाएंगे। बता दूं कि जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का जो है प्रतिष्ठा का दांव लगा हुआ है। हालांकि जो है 2 दशक के बाद जो है जो जोगी परिवार है उनको जो है चुनाव से बाहर किया गया है। हालांकि जो है जोगी परिवार जो है जनता कांग्रेस जोगी जो है बीजेपी का समर्थन कर रहा है, जिसको लेकर जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दावा है कि दोनों जीत कर रही है। लेकिन चलिए आप निगाह बनाए रखिएगा शशिकांत, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है और उसको लेकर हर जगह तैयारियां हैं बड़ी तेजी से। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, खासकर ग्वालियर चंबल की, जहां कुछ क्षेत्र सेंसिटिव है, तो वहां अलग तरह की तैयारियां की गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि पल पल की खबर देखना है, सटीक विवरण देखना है, तो IND24 पर अभी से लेकर कल तक आप लगातार जुड़े रहिए। हर खबर को लेकर आपके साथ होंगे, हर नेता की बात लेकर आपके साथ होंगे, क्योंकि हमने समझा है, परखा है, देखा है। इसीलिए तो कहते हैं सच की आवाज IND24। तो बने रहिए IND24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।